नाउ वी विल सी और लर्न रेंज ऑफ लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस। बेसिकली हमें कैसे हम ज्यादा वाले डिस्टेंस या लार्जर डिस्टेंस को मेजर करें ये पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम रेंजेस जान लेते हैं कि हमारी डिस्टेंस की रेंजेस क्या होती है। रेंज का मतलब क्या होता है कि छोटे से छोटा अवेलेबल डिस्टेंस या ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल डिस्टेंस जो हमारी जरूरत का है वो है क्या। ठीक, जब हम रेंज जान लेंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे कि हम छोटे डिस्टेंस या बड़े डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं। छोटे डिस्टेंस जो बहुत ज्यादा स्मॉलर डिस्टेंस है फर्मी लेवल के, उनका जो मेजरमेंट है वो हम क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं, और जो लार्जर डिस्टेंस या नॉर्मल डिस्टेंस हैं उनका मेजरमेंट हम क्लास 11 के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, तो जो रेंज होती है वो बेसिकली क्या होती है। रेंज में हम शुरुआत करेंगे कि स्मॉलर साइज के ऑब्जेक्ट्स से लेकर लार्जर डिस्टेंस तक की रेंज को हम कवर करें। इसके लिए एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है। टेबल इज 2.3। ये एक टेबल है जो पेज नंबर 21 पर दे रखी है। इट इज एट पेज नंबर 21। ये टेबल हमें क्या बताती है, ये टेबल हमें एक आइडिया देती है, जैसे हम इसको देखते हैं कि सबसे छोटा डिस्टेंस अवेलेबल या हमारी जरूरत का। दूसरी बात, वहां सबसे छोटा डिस्टेंस से लेकर सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट्स या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ओके, तो इस टेबल के मैं 4 डिस्टेंसेस की बात करता हूं, 2 सबसे छोटे और 2 सबसे बड़े। तो सबसे छोटा डिस्टेंस अवेलेबल कौन सा है हमारे पास, द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बेसिकली इलेक्ट्रॉन का साइज है और सबसे छोटा डिस्टेंस अवेलेबल है फिलहाल। लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइज इतना ज्यादा छोटा है कि वो हमारी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव या इफेक्ट नहीं डालता, तो इसलिए हमें उसका साइज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता नेचर के अंदर। ओके, दूसरा, उससे जस्ट बड़ा जो साइज है, जो सबसे छोटा है लेकिन हमारे लिए जरूरी है, वो है साइज ऑफ द प्रोटॉन। ठीक, साइज ऑफ द प्रोटॉन से मैं बात शुरू करता हूं। साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है। साइज ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर्स होता है, और ये सबसे छोटा ऐसा डिस्टेंस है या ऐसा साइज है जो हमारे इंटरेस्ट का है, जो हमारी जरूरत का है, जिसको निकालने की हमें जरूरत पड़ती है, इसको हम निकालना चाहते हैं। तो इसको हमने जब पता किया तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। कितना छोटा डिस्टेंस है ये, जरा हम देखें। ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि 1 को हम किससे डिवाइड करें, 1 के बाद हम कितने जीरो लगाते जाएं, 15 जीरो लगाते जाएं, और उससे 1 को डिवाइड करें और यूनिट रखें मीटर्स। तो ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि नेकेड आई से नजर भी नहीं आएगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल का, बल्कि उससे भी ज्यादा फर्मी लेवल का ये हमारा एक साइज है या डिस्टेंस है। ओके, इससे जस्ट बड़ा जो डिस्टेंस है वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द प्रोटॉन से अप्रोक्सीमेट, याद रखिए कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस भी डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होते हैं। सबसे छोटा न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन या हीलियम का ले लें, तो वो जो होगा वो इससे 10 गुना बड़ा होगा। अगर 10 गुना बड़ा होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14 मीटर। सो इन दिस हायरार्की, इन दिस ऑर्डर, टेबल के अंदर ये साइजेस बढ़ते गए हैं, और जो सेकंड लास्ट साइज है वो है साइज ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक, गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी बेसिकली क्लस्टर ऑफ स्टार्स होती है। जैसे हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसके अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। उसमें सन भी एक स्टार है और सन का अपना एक सोलर सिस्टम है। तो हम मिल्की वे गैलेक्सी के बेसिकली पार्ट हैं। मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से 10 गुना छोटी है, या यही कहिए कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी 10 गुना बड़ी है मिल्की वे गैलेक्सी से। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का जो साइज है वो है 10⁻+22 मीटर्स। ठीक, ये कितना बड़ा डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को अगर हम देखें तो इसको सिर्फ मैं ऐसे लिख देता हूं, 10⁻19 किलोमीटर्स। ठीक, तो 1 के आगे कितने जीरो लगे हुए हैं,
19 जीरो लगे हुए हैं, 19 जीरो लगे हुए हैं एक के आगे। तो ये साइज ऑफ द एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और साइज ऑफ द एंड्रोमेडा गैलेक्सी 10 गुना ज्यादा है हमारी गैलेक्सी से। ठीक, इससे बड़ा जस्ट बड़ा साइज कौन सा है? वो है साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं या जो ऑब्जर्वेबल है फिलहाल, वो इस साइज ऑफ द एंड्रोमेडा गैलेक्सी से 10,000 गुना ज्यादा बड़ा है। याद रखिए, तो जब 10,000 गुना ज्यादा बड़ा है तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10⁻26 मीटर। तो फिलहाल सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है जो हमारे इंटरेस्ट का है वो क्या है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है और वो बराबर है 10⁻26। नाउ हमारे पास सबसे छोटा अवेलेबल डिस्टेंस है 10⁻⁻15 जो हमारे इंटरेस्ट का है, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। हम इसको भी मेजर करना चाहते हैं और हम इसको भी मेजर करना चाहते हैं। ठीक, और हमने मेजर किया है। तो इन सारे डिस्टेंसेस को मेजर जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻26 मीटर्स तक की रेंज आती है। और ये रेंज छोटी मोटी नहीं है, ये रेंज बहुत ज्यादा बड़ी रेंज है। ठीक, ये बहुत छोटे डिस्टेंसेस हैं, ये बहुत बड़े डिस्टेंसेस हैं। तो इन सारे डिस्टेंसेस को नापने के लिए हमने अलग अलग लेवल्स बनाए हैं। ठीक, वो लेवल हमने क्यों बनाए? फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार से सोना गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं और गोल्ड आप 1 ग्राम या 2 ग्राम या 10 ग्राम खरीदते हैं। ठीक, आप गोल्ड का जो विक्रेता है या जो सेलर है, आप उससे यूं कहें सुनार से कि भाई हमको टन्स में निकाल के बताओ, ये हमें चाहिए तो 8 ग्राम सोना, लेकिन हमें टन्स में बताओ, टन्स में। ठीक, तो वो क्या कहेगा, भाई टन्स में निकालना तो बड़ा मुश्किल है, आप ग्राम्स में ले लीजिए इसको, बहुत से बहुत मैं मिलीग्राम्स में निकाल के बता दूंगा आपको। तो क्यों नहीं निकालना चाह रहा वो? क्योंकि बहुत मुश्किल है, फ्रैक्शंस में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शंस में हम वैल्यू नहीं बताना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आपको नाखून की विड्थ नापनी है और इसको आप किलोमीटर्स में नापना चाहते हैं, तो नाप तो सकते हैं, मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस में वैल्यू आएगी तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। या 2 शहरों के बीच की दूरी को आप इंचेस में नापना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने जैसे जैसे हमें साइज की जरूरत, जैसे जैसे हमारा साइज बदलता गया चीजों के मेजरमेंट का, हमने अलग अलग लेवल बनाए। और वो अलग अलग लेवल क्या हैं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं इस जगह पर। वो अलग अलग लेवल हैं। सबसे छोटा जो लेवल है वो है 1 फर्मी। 1 फर्मी, इसको कैसे लिखते हैं? 1 स्मॉल एफ, इसको लिख देते हैं और ये बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर्स के। ठीक, ये एग्जैक्टली साइज ऑफ द प्रोटॉन के बराबर है। इसको आप देखेंगे तो 10⁻⁻15, तो यानी प्रोटॉन का जो साइज है वो 1 फर्मी होता है। इसको 1 फर्मी कह देंगे तो उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि 10⁻⁻15 है। इससे जस्ट बड़ा जो साइज है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो है ये भी बहुत छोटा डिस्टेंस है और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? 1a, और a के ऊपर ये छोटा सा सर्किल बना देते हैं। याद रखिए, कुछ स्टूडेंट इसको 0 समझते हैं, कुछ o समझते हैं। इट इज बेसिकली ए स्मॉल सर्किल जस्ट अबव द लेटर। ठीक, एक स्मॉल सर्किल है जो जस्ट अबव द लेटर है और ये किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है। ठीक, तो जब भी हमें साइज ऑफ द प्रोटॉन मेजर करना होता है हम फर्मी लेवल पर जाते हैं। जब हमें और थोड़े से बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं, लाइक लाइट रेज की डिफरेंट कलर्स की हमें वेवलेंथ पता करनी होती है, तो हम उसको एंगस्ट्रॉम में पता करते हैं। ठीक, इसी तरह से लेवल बढ़ते हैं। ये 2 बहुत छोटे लेवल हैं। इसके बाद फिर मिलीमीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा, माइक्रोमीटर भी बीच में आएगा, नैनोमीटर भी बीच में आएगा, पिकोमीटर भी बीच में आएगा। डिस्टेंस बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद हम एक बड़े यूनिट की बात करते हैं। बड़ा यूनिट होता है, इससे जस्ट बड़ा यूनिट होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं 1 कैपिटल A कैपिटल U।
ओके, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये डिस्टेंस कौन से डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है? ये बेसिकली सेलेस्टियल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है, या सोलर सिस्टम के डिस्टेंस भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स के। ठीक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली होता क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द अर्थ। ठीक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड अर्थ। इसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड इट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻+11 मीटर्स। ओके, इससे भी एक बड़ा यूनिट होता है 1 लाइट ईयर। ठीक, मैं यहां पर थोड़ा सा रब कर देता हूं। इससे जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है 1 लाइट ईयर। इसको हम लिख सकते हैं 1 स्मॉल l स्मॉल y। 1 लाइट ईयर का क्या मतलब है कि लाइट जब ट्रेवल करती है, लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है स्पेस में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। इसको ध्यान से देखेंगे आप तो 1 सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल कर रही है? 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल्स कर रही है। ठीक, 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में करेगी 3 × 10⁸ मीटर इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो इतने मीटर्स करेगी। मीटर को हम बाद में लगा लेते हैं। ठीक, 1 घंटे में कितना करेगी? इसको फिर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 घंटे में कितना करेगी? इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 साल में कितना करेगी? इसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो यूनिट आएगी वो डिस्टेंस जो कि बेसिकली 1 साल में करेंगे, 1 साल में डिस्टेंस तय करेगी लाइट अपनी इस स्पीड के साथ जो डिस्टेंस 1 साल में तय करेगी उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ठीक है, लाइट ईयर बहुत अच्छी खासी बड़ी यूनिट है। हम जानते हैं कि अगर एवरेज डिस्टेंस ले लिया जाए सन का अर्थ से, तो वहां से सन से जो लाइट हमारे पास आती है उसको आने में 8 मिनट लगते हैं। याद रखिए, जब भी हम सन की तरफ निगाह उठाते हैं और सन को देखते हैं तो वहां से कुछ लाइट आ रही होती है हमारी आंख में, तो हमें पता चलता है सन वहां पर है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त हम सन को देख रहे होते हैं उस वक्त सन उस जगह पर नहीं होता जिस जगह पर हमें वो दिख रहा होता है, उस जगह पर वो 8 मिनट पहले होता है। ठीक, क्योंकि 8 मिनट पहले जो वहां से रेस चली थी अब वो हवा में है, फिर हमारी पोजीशन बदल जाती है, लेकिन हमको सन उस जगह नजर आता है जिस जगह पर लास्ट मोमेंट पर हम लाइट रेस को रिसीव करते हैं। इसी तरह से स्टार्स भी जो हमको नजर आते हैं वो एक्चुअली उस जगह पर नहीं होते जिस जगह पर वो नजर आते हैं। इसके 2 वजह हैं। एक तो क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है स्पेस के अंदर, जब लाइट रेज यूनिवर्स के अंदर या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्लेक्शन होता है। जब लाइट रेज एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती हैं तो जब भी हम किसी स्टार को देखते हैं तो उस वक्त वो उस पोजीशन पे हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको स्टार उस जगह नजर आता है जिस जगह की लाइट रेज हमारी आंख में टकराती है। बात समझ में आई? तो वो जितना पहले चली होंगी, कभी कभी ये भी हो सकता है कि स्टार तो मर चुका हो, मतलब स्टार हो ही ना, लेकिन हमें वो अभी भी नजर आ रहा है क्योंकि जो लाइट रेस चली थी 1 साल पहले 2 साल पहले वो हमारी आंख में अभी आ रही है। ठीक, तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इसके बाद जो एक बड़ी यूनिट है जो इंपॉर्टेंट है वो है 1 पारसेक। क्या है वो? 1 पारसेक। 1 पारसेक किसके बराबर होता है? 1 पारसेक बराबर होता है, 1 पारसेक की जो वैल्यू है वो है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ये वो डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूज करते हैं पारसेक को बेसिकली,
जो आउटसाइड द सोलर सिस्टम है, ये एक्चुअली सेलेस्टियल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूज होता है, या हेवनली बॉडीज के बीच का डिस्टेंस या उनके साइज को मेजर करने के लिए हम पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं। पार्सेक क्या होता है ये मैं समझाना चाहता हूं, पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक, पार्सेक बेसिकली होता क्या है? पार्सेक इज द डिस्टेंस, parsec is the distance at which average radius of Earth's orbit subtends an angle of 1 arc second। आर्क सेकेंड बेसिकली किसकी यूनिट होती है? आर्क सेकेंड एंगल की यूनिट होती है। जब भी 1 आर्क सेकेंड का एंगल अर्थ का एवरेज रेडियस किसी डिस्टेंस से बनाएगा तो वो जो डिस्टेंस होगा वो 1 पार्सेक कहलाएगा, या वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। तो पार्सेक को जरा मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर फिगर बना के कि पार्सेक बेसिकली होता क्या है। ठीक, अब अर्थ के लिए मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करता हूं। सपोज एक ये अर्थ है और ये उसका फॉर एग्जांपल आपका उसका ऑर्बिट है। ठीक, उसका ऑर्बिट है, अर्थ इसके अंदर घूम रही है, यहां कहीं सन रहा होगा, सन के लिए मैं रेड, यहां कहीं सन होगा। ठीक है, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। ओके, अर्थ इसके अंदर रोटेट कर रही है सन के अराउंड, दिस इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर हम ये ध्यान से देखें तो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसका एक सेंटर होगा और उस सेंटर से ये एवरेज रेडियस होगा, इसको आप एवरेज रेडियस मान लीजिए। ठीक, ये किस चीज का सेंटर है? ये इस इलिप्स का सेंटर है जिसके अराउंड या जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। ओके, अगर एक डिस्टेंस है यहां पर, कोई डिस्टेंस है यहां पर दूरी पर, बहुत दूरी पर आउटसाइड द सोलर सिस्टम, और उससे इन दोनों लाइन का, यानी ये लाइन यहां से पास करवा दीजिए और ये लाइन बिल्कुल यूं सीधी निकाल दीजिए। ठीक है, तो मैं सीधी लाइन बना देता हूं। ठीक है, और ये जो एंगल है अगर ये 1 आर्क सेकेंड बनता है, ये कितना बनता है? 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं या क्या वैल्यू होती है ये आगे आ जाएगा लेक्चर्स में। तो अगर ये 1 आर्क सेकेंड होगा तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये 1 पार्सेक होगा। ठीक है, बात को समझ गए आप लोग कि अर्थ जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रही है उस ऑर्बिट का हम बेसिकली मीन पोजीशन ले लेंगे, बिल्कुल सेंटर वाली पोजीशन ले लेंगे, सन नहीं लेंगे, मीन पोजीशन ले लेंगे और ये उसका रेडियस होगा। ठीक, यहां इन दोनों पॉइंट से लेकर एक ऐसा पॉइंट P जहां से इन दोनों लाइन से मिलाकर ये जो एंगल है ये 1 आर्क सेकेंड बनता है। ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे हम जानते हैं, तो ये वाला एंगल या ये 1 आर्क सेकेंड बनता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, यहां से सेंटर पॉइंट से या अर्थ से, ये बेसिकली 1 पार्सेक होगा। हमारे अर्थ से नजदीक जो सबसे नजदीक वाला सितारा है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है 1.3 पार्सेक। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसी नॉलेज के लिए बताया। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो सबसे नजदीकी स्टार है वो है 1.3 पार्सेक। ठीक,
इसको लाइट ईयर्स में भी हम निकाल लेते हैं कि लाइट ईयर्स में कितना होता है, आप लोग देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा आराम से कि लाइट ईयर में ये कितना होता है। अब इसके बाद जो हम लार्ज डिस्टेंस हैं उनको मेजर कर लेते हैं कि लार्ज डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं हम। तो अब तक हम क्या देख रहे थे, अब तक हम देख रहे थे कि रेंज ऑफ डिफरेंट डिस्टेंसेस क्या होते हैं, जिसको हमने पाया वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर उसके बाद साइज ऑफ द प्रोटॉन दैट इज वेरी मच इक्वल टू 1 फर्मी लेवल टू कितना होता है साइज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स विच इज इक्वल टू 10⁻26 मीटर्स। ओके, तो ये डिस्टेंसेस की रेंज है। अब हम को डिस्टेंसेस को मेजर करने के तरीके को पढ़ना है या उनके प्रिंसिपल्स को हम जानना चाहते हैं। तो जो स्मॉलर डिस्टेंसेस हैं उनके मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं आमतौर से वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आमतौर से वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अब तक हम क्या देख रहे थे, अब तक हम रेंज ऑफ लेंथ या रेंज ऑफ डिस्टेंसेस देख रहे थे, जिसमें हमने ये पाया कि सबसे छोटे डिस्टेंस को हम जो मेजर करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट का होता है वो होता है 1 फर्मी लेवल का विच इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। और सबसे बड़ा डिस्टेंस जो हमारे इंटरेस्ट का होता है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं वो होता है साइज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स दैट इज इक्वल टू 10⁻26 मीटर्स। इट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। तो छोटा डिस्टेंस और बड़ा डिस्टेंस ये एक लंबी रेंज है। ओके, इस रेंज की हमने बात कर ली। अब हमें छोटे डिस्टेंसेस जो मेजर करने हैं उसके लिए हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज की ज़रूरत होती है जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, या ऐसे प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है जिनको हम क्लास 12th में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के चैप्टर में। क्योंकि वो अभी हमने पढ़े नहीं, तो हमने जो स्मॉलर डिस्टेंसेस के मेजरमेंट हैं उनको क्लास 12th के सिलेबस के अंदर रखा है। ठीक, जो हमारे लार्जर डिस्टेंस है जिनको हमें मेजर करना है उनके लिए जो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए वो इस वक्त तक हमारे पास सफिशिएंट है, तो उनके प्रिंसिपल को हम अभी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो मैंने हेडिंग लिखी है वो लिखी है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस हम अब सीखने वाले हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस पढ़ने से पहले हम जरा डिस्टेंस को हम कितनी तरीके से मेजर करते हैं या कितनी तरीके की टाइप्स होती हैं। तो जो पहली टाइप है वो है डायरेक्ट मेजरमेंट। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। सपोज मेरे पास ये स्केल है, रूलर है, आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे इस पेन का साइज पता करना है, सपोज इस पेन की लेंथ पता करनी है, तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ मैं इस पेन को लगा देता हूं। इसके दोनों एंड मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए, दोनों एंड लगा दिए और ये मैंने डायरेक्ट स्केल से नाप लिया, ये आया 5.5 इंच। ओके, तो डायरेक्ट मेथड हम उस जगह अप्लाई करते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट की दोनों सिरे हमारे कब्जे के अंदर हो या हमारी पहुंच हो। ठीक, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर और मुझे सन तक का या किसी स्टार तक का डिस्टेंस पता करना है, तो मैं इतना बड़ा स्केल एक्चुअली में अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा या बना पाऊंगा, या अगर मैं बना भी पाया तो ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा, उसको हम रखेंगे कहाँ अर्थ पर। ठीक, बड़ा कॉस्टली होगा और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि इतना बड़ा स्केल या फीता हम बना सकें कि वहां से हम ऐसे नापें, और इसके लिए तो बड़ा टाइम चाहिए। बहरहाल इनडायरेक्ट मेथड बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है इस तरह के डिस्टेंसेस को या लार्जर डिस्टेंसेस को पता करने के लिए। सॉरी, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हम लार्जर डिस्टेंसेस पता करते हैं। जो लार्जर डिस्टेंसेस पता करते हैं हम, वो इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हम यूज करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट वर्क्स ऑन the principle
ऑफ पैरेलैक्स। ठीक, पैरेलैक्स के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। पैरेलैक्स क्या होता है मैं पहले समझाता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक, सपोज करिए मैं इस पेन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक, मैं रेड पेन ले लेता हूं। रेड पेन को मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, दोनों आंखों से देख रहा हूं, मुझे ये एक जगह नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ये एक आई क्लोज करता हूं, अपनी राइट आई क्लोज करता हूं, तो मुझे ये रेड पेन राइट साइड में शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। ठीक, जैसे ही मैं राइट आई क्लोज करता हूं ये राइट साइड में शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। जब मैं लेफ्ट आई क्लोज करता हूं तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी पोजीशन बदल रहा है क्या? नहीं, ये बदल नहीं रहा, बल्कि इसकी इमेज बदल रही है। इसको हम ये कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन के अंदर एक एपरेंट चेंज आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है? एपरेंट चेंज आ रहा है कि ये साइड बदल रहा है। ये कब हो रहा है? जब मैं जो मेरे ये ऑब्जर्वर हैं इनको बदलता हूं। जब मैं इसको दोनों आंखों से देखता हूं तो इन दोनों ऑब्जर्वर का जो मीन डिस्टेंस आता है वो कहां आता है? बीच में आता है, या मेरे पीछे ऑक्सीपिटल लोब पर आता है। ठीक, तो यहां पर बिल्कुल नाक के ऊपर यहां पर ऑब्जर्वर आप मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं राइट आई क्लोज करता हूं तो ऑब्जर्वर यहां से शिफ्ट होकर कहां आ जाता है? यहां पर आ जाता है। और जब मैं लेफ्ट आई क्लोज करता हूं तो ऑब्जर्वर यहां से शिफ्ट होकर कहां आ जाता है? राइट साइड में आ जाता है। तो बेसिकली ये अपनी पोजीशन नहीं बदलता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके पीछे वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये कैमरा लगा हुआ है या पीछे उधर कुर्सियां रखी हुई हैं, वो अपनी पोजीशन बदलते हैं। अगर ये राइट साइड में अपनी पोजीशन बदलता है तो वो ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट साइड में अपनी पोजीशन बदलते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में अपनी पोजीशन बदलता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बदल रहा है। तो एक एपरेंट चेंज होता है इसकी पोजीशन के अंदर जब मैं ऑब्जर्वर को बदलता हूं। तो अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं पैरेलैक्स की। पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स इज द एपरेंट चेंज इन पोजीशन of object due to the change in position of the observer। ठीक, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी? पैरेलैक्स की। Parallax is the apparent change in position of the object due to the change in position of the observer। जब भी हम ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन चेंज होती हुई लगेगी। एक्चुअली में चेंज नहीं होगी, लेकिन चेंज होती हुई लगेगी। और इस प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे किसमें? फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। अब इसको पढ़ने से पहले एक प्रिंसिपल और समझ लीजिए, एंगल वाला प्रिंसिपल। क्या है वो? बेसिकली मैथमेटिक्स की नॉलेज है थोड़ी सी। सपोज एक एंगल आपको मेजर करना है। ठीक, एक एंगल आप मेजर करना चाहते हैं। वो एंगल सपोज ये है थीटा, एंड दिस इज द रेडियस, और ये आपका क्या है? आर्क। दिस इज द आर्क एंड दिस इज द रेडियस। बात समझ में आती है क्या? ठीक, ये एंगल अगर हमें रेडियंस में निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर ये एंगल निकालना है तो ये बराबर होगा आर्क की लेंथ। ये बेसिकली किस में होगा? मीटर्स में होगा, और आर भी किस में होगा? मीटर्स में होगा। इसीलिए थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है। हाँ, यूनिट तो होती है, इसको हम रेडियंस में लिखेंगे, इट विल बी इन रेडियंस। लेकिन मीटर अपॉन मीटर तो मीटर मीटर से कट जाएगा और सिर्फ ये एक रेशियो होगा, लेकिन फिर भी ये एक क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन कोई नहीं है। तो थीटा विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर मैं आर की जगह रेडियस लिख देता हूं जिससे कि फॉर्मूला लगने लगे। ये आर्क अपॉन रेडियस यानी आर्क लेंथ अपॉन आर, तो ये रेडियंस में होगा। ये एक फॉर्मूला है और ये रिलेशन है एंगल, रेडियस और आर्क लेंथ के बीच में। बात समझ में आती है? इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल
एक 90 डिग्री का एंगल बनाए हम, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। तो देखिए ये रेडियंस में कितना आता है। अगर हम यहां से ये आर्क लें, दिस इज व्हाट आर्क, इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? ये होगी 2 पाई आर अपॉन 4, ठीक है। ये सर्किल का 1/4 है, तो 2 पाई आर पूरे सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है, उसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो यहां से लेकर यहां तक की आर्क लेंथ आ जाएगी। और सपोज क्या, ये तो बेसिकली रेडियस होगा। तो अब ये जो एंगल है जिसको मैं थीटा कह सकता हूं, ये थीटा किसके बराबर होगा? तो थीटा बराबर होगा 2 पाई आर बाई 4 इंटू आर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 2। तो ये किसके बराबर आएगा? पाई बाई 2 रेडियंस के, और ये किसके बराबर होता है? 90 डिग्रीज के बराबर होता है, ठीक। डिग्रीज में भी मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये जो डिग्री होती है 9 के ऊपर, ये जो डिग्री होती है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है? ये सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये बात बतानी थी क्योंकि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस करना है। अब लार्ज डिस्टेंस हम मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए मैं यहां का हिस्सा साफ कर देता हूं। आप पैरेलैक्स की डेफिनेशन को लेकर नोट करके रखेंगे, पैरेलैक्स की डेफिनेशन को भूलेंगे नहीं, और पैरेलैक्स प्रिंसिपल कैसे हम यूज करेंगे, पैरेलैक्स प्रिंसिपल और ये वाली ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज कैसे हम यूज करेंगे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। सपोज हम अर्थ पर हैं और अर्थ पर हम इस जगह हैं, दिस इज आवर अर्थ, और जो हमारा ऑर्बिट है अर्थ का वो इलिप्टिकल है, और अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रही है, सपोज वो ऑर्बिट ये वाला ऑर्बिट है, ओके। तो अर्थ की 2 पोजीशन हो सकती है, अर्थ की जो 2 डिफरेंट पोजीशन हो सकती हैं। सपोज वो एक ये वाली है और एक ये वाली है, और यहां पर कहीं सन है, तो ये फॉर एग्जांपल जून की पोजीशन है और ये आपकी दिसंबर की पोजीशन है, ठीक है। ये दिसंबर की पोजीशन है और ये जून की पोजीशन है, और ये बेसिकली हमारी क्या है? अर्थ है। और इसके बिल्कुल बीच में कोई स्टार है, यहां पर कहीं इस जगह पर ये बीच में कोई स्टार है, सपोज दिस इज व्हाट इट इज एन स्टार, या कोई प्लेनेट है, इसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से, ठीक। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक मैं एक लाइन खींच देता हूं, और यहां से लेकर यहां भी एक मैं डॉटेड लाइन खींच देता हूं, ये आ गया आपका मिड पॉइंट, ठीक। तो इस तरह के मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस करने के लिए हमें 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है, ठीक। कैसे कि एक बार हम इस जगह पर होते हैं जून में, तो हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और ऑब्जर्वेशन क्या लेते हैं कि जब हम यहां पर होते हैं तो ये स्टार हमें इस डायरेक्शन में नजर आएगा, तो इस लाइन से मैं यहां पर इसको मिला देता हूं, ठीक। हमें किस डायरेक्शन में नजर आएगा? ये इस डायरेक्शन में नजर आएगा, ये मैंने ये लाइन को मिला दिया। जब हम यहां पर होंगे दिसंबर में, तो ये किस डायरेक्शन में नजर आएगा हमें? ये इस डायरेक्शन में नजर आएगा, ठीक। ये 2 अलग अलग डायरेक्शन हो गए। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को, ये बेसिकली क्या चीज है? ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, और ये क्या चीज है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जर्वर की पोजीशन जून से लेकर दिसंबर तक बदल गई, क्योंकि ऑब्जर्वर की पोजीशन बदलना ही हमें यूज करना है, ठीक। तो ऑब्जर्वर के बीच की जो पोजीशन बदली है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं? बेसिस। और इसको सपोज हमने मान लिया b, और यहां से लेकर यहां तक का जो स्टार का या किसी भी हेवनली बॉडीज का जो डिस्टेंस है, सपोज इसको हम मान लेते हैं d, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है, ये हमें पता नहीं है, ये हम मेजर करना चाहते हैं। अब हम करते क्या है, हमारे पास तो बीच का बस बेसिस पता है, इसको हमने मेजर कर रखा है किसी वक्त में, और ये एंगल हम बेसिकली मेजर करते हैं। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल थीटा हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स। पैरेलैक्स के प्रिंसिपल पर जो इंस्ट्रूमेंट, आमतौर से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इस तरह के एंगल्स को मेजर करते हैं, ठीक। हाई डेफिनेशन, हाई रेजोल्यूशन के टेलीस्कोप्स होते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीस्कोप हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके जरिए हम इस एंगल को मेजर करते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो पता है? हमारे पास ये जो b है ये पता है,
दिस इज नोन। दूसरी क्या चीज पता है, दूसरा ये थीटा पता है हमें, ठीक। अब दूसरी खास बात सुनिए, वापस इस एंगल पर आते हैं। जिस वक्त ये एंगल बहुत छोटा होता है, जिस वक्त ये एंगल वेरी वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, उस वक्त ये वाला आर्क और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये आर्क की लेंथ और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये बराबर होता है। तो ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये आर्क लेंथ ये तकरीबन बराबर होगी, तो इस बेसिस को हम आर्क भी मान सकते हैं। इस बेसिस को हम विदाउट लूजिंग सो मच एक्यूरेसी वी कैन ऑल्सो से दिस बेसिस इज ऑल्सो नोन एज आर्क या ऑल्सो इक्वल टू आर्क। अब हमें आर्क पता हो गया, हमें थीटा पता हो गया। दूसरी खास बात क्या है कि ये डिस्टेंस बेसिकली, ये जो डिस्टेंस है वो d है, तो वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है। बात समझ में आई? तो इन तीनों डिस्टेंसेस को हम d कह सकते हैं। तो ये जो d है जो हमें मेजर करना है, जिसको हमें पता नहीं है, ये बेसिकली किसके बराबर है, ये रेडियस के बराबर है। अगर हमें रेडियस निकालना है, अगर हमें रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे, आर्क को एंगल से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो d किसके बराबर होगा, d बराबर होगा b अपॉन थीटा। बात समझ में आई? थीटा की कोई यूनिट होती है? नहीं, कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ रेडियंस होती है। b की यूनिट किस में होगी, मीटर्स, किलोमीटर्स या पास्कल, सॉरी पार्सेक्स में होगी। तो जो d की वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ये नोन हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ सच लार्ज डिस्टेंसेस। तो जो बड़े डिस्टेंसेस हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलैक्स नापे जा सकते हैं, और जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या हमको चीजें माननी है या क्या क्या हमको एजम्पशंस करने हैं। एजम्पशन हमको ये करना है, बल्कि ये होगा भी कि ये जो एंगल है ये बहुत छोटा होगा, और छोटे होने की वजह ये है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, एज कंपेयर टू द बेसिस। तो क्योंकि ये बेसिस बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द हेवनली बॉडी, एनी स्टार और एनी प्लैनेट, ठीक, तो हम विदाउट लूजिंग सो मच एक्यूरेसी इस बेसिस को आर्क के बराबर मान सकते हैं। फिर आर्क, रेडियस और एंगल के बीच का रिलेशन हम यूटिलाइज कर सकते हैं ये लार्ज डिस्टेंस d कैलकुलेट करने के लिए। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अब किसी ऑब्जेक्ट का हमको साइज पता करना है, किसी ऑब्जेक्ट का साइज पता करना है या किसी प्लैनेट का हमें साइज पता करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो भी हम बता देते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का या प्लैनेट का साइज पता करना है, सपोज कोई प्लैनेट है ग्रीन कलर का, ठीक, ये कोई ग्रीन कलर का प्लैनेट है और हमारा प्लैनेट ये ब्लू, ये हमारा क्या है, अर्थ। अब 6 महीने के ऑब्जर्वेशन के बाद हमने इस प्लैनेट और इस अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ये नोन हो गया हमें, ठीक है, ये हमें पता चल गया है, ये हमने निकाल रखा है पहले से। तो अब हमें 6 महीने के बीच के इंतजार की जरूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे कि इस प्लैनेट के जिसके दोनों सिरे हमें नजर आ रहे हो, ठीक, वहां से हम अर्थ और इस पॉइंट के बीच का एंगल पता कर लेंगे। सिर्फ क्या पता कर लेंगे, सिर्फ ये एंगल। अगर ये एंगल हमको क्या हो गया, नोन हो गया, ठीक, और ये डिस्टेंस जो कि अब रेडियस का काम करेगा वो नोन हो गया, तो ये जो इसका डायमीटर होगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अब ये बेसिस हो जाएगा, ठीक, या b हो जाएगा। b अननोन है या आर्क लेंथ है, तो b यहां पर आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ को आप कैसे निकाल सकते हैं, अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल, ठीक है। आर्क आपको पता नहीं है, आर्क आपको पता नहीं है, आर्क अब बेसिस है, रेडियस आपको पता है, तो आर्क लेंथ, बेसिस या किसी प्लैनेट की चौड़ाई या उसका डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं आप, कि एंगल से, थीटा से आप किसको मल्टीप्लाई कर दें, इस d को मल्टीप्लाई कर दें जो कि हमने 6 महीने के ऑब्जर्वेशन पर निकाला था। तो हम बेसिस निकाल सकते हैं, यानी किसी प्लैनेट का डायमीटर निकाल सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट लार्जर डिस्टेंसेस एंड द डायमीटर ऑफ हेवनली बॉडीज और द साइज ऑफ द हेवनली बॉडीज। ओके, तो इसको आप नोट कर लेंगे।